प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है औद्योगिक अर्थशास्त्र का इतिहास, ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर संख्या है 104, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। आर्थिक अर्थशास्त्र पर दो और मेरे वीडियो लेक्चर हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देख लें। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं विषय औद्योगिक अर्थशास्त्र का इतिहास। औद्योगिक अर्थशास्त्र प्रारंभिक में किस रूप में रहा, विभिन्न जो इसमें विकास हुए, जिन अर्थशास्त्रियों ने इसमें योगदान दिया वो कौन कौन से थे और उनका क्या योगदान रहा, इसकी विस्तृत जानकारी जो है इस वीडियो में रेफरेंस के साथ देने का प्रयास किया गया है। इसकी सही जानकारी तो नहीं उपलब्ध हो पाई है कि ये किस समय प्रारंभ हुआ, लेकिन लेखन के क्षेत्र में जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों या थिंकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्री एम्फ्रे ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, मैकमिलन, न्यूयॉर्क 1940 में जो प्रकाशित हुई, उसमें बताया है कि ये जो विषय है 2100 बीसी में मौजूद था मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के रूप में, लेकिन इसके सही प्रमाण नहीं होने के कारण अपन ये मानते हैं कि ये विषय औद्योगिक अर्थशास्त्र 1776 से प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन इसमें था वो एडम स्मिथ का था। उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में, पुस्तक का जो पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई, जो कि किसी भी राष्ट्र में संपत्ति और समृद्धि के लिए एक मार्गदर्शन थी, उसमें जो है औद्योगिक अर्थशास्त्र की एक प्रकार से नींव रखी, और नींव ही नहीं रखी, उसको विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व भर में इस प्रकार की पहली पुस्तक में से एक है जिसने कि अर्थशास्त्र की बुनियाद को रखा। उन्होंने इस वेल्थ ऑफ नेशन में जो औद्योगिक अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय, श्रम के विभाजन, उत्पादकता, मुक्त बाजार जैसे विस्तृत विषयों को छुआ। एडम स्मिथ ने उस समय औद्योगिक क्रांति थी, अपने पिन फैक्ट्री का वर्णन किया। यह एक उदाहरण था जो कि श्रम के विभाजन से संबंधित था। उसकी मौलिक आर्थिक अवधारणाओं का परिचय इसमें मिलता है। उनका खाता शायद आर्थिक विचार के इतिहास में एक औद्योगिक प्रक्रिया का सबसे प्रसिद्ध वर्णन है। यानी ये जो उदाहरण है जो उन्होंने दिया है, ये आर्थिक विचार के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जो औद्योगिक प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें सभी जो कार्य जो किया जाता है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, श्रम के सही विभाजन पर निर्भर करता है। श्रम विभाजन आज के समय में
औद्योगिक अर्थशास्त्र का आधार है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में किया। श्रम विभाजन के अलावा उत्पादन मूल्य विश्लेषण के सिद्धांतों को भी उन्होंने भली भांति समझाया था। उत्पादन के दो मूल्य होते हैं, एक नेचुरल प्राइस और दूसरी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु नेचुरल जो प्राइस है उसका निर्धारण श्रम की आवश्यकता जो कि उत्पादन करती है उस पर निर्भर करता है। अधिकतर विश्लेषण नेचुरल प्राइस के निर्धारण पर जोर देती है, मार्केट प्राइस पर नहीं। हालांकि इस धारणा का विरोध हुआ उस समय, कई अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध भी किया, परंतु इस धारणा से प्रतियोगिता वाले उद्योगों में मूल लागत विश्लेषण का यह धारणा आधार बनी। एडम स्मिथ के योगदान के 100 वर्ष बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस जेवन ने अपनी थ्योरी पॉलिटिकल इकोनॉमी लंदन 1871 में मांग के सिद्धांत, जो कि वर्तमान में उपयोगिता सिद्धांत है, उसका विकास किया। इन्होंने इसके साथ लागत अवधारणा तथा उत्पादन के साधनों का भी नवीनीकरण किया, उसको नए रूप में प्रस्तुत किया। एस जेवन तथा एडवर्थ ने औसत लागत अवधारणा को बताते हुए इक्विटिंग प्राइस अवस्था को समझाया। एडवर्ड ने इसको मैथमेटिकल साइकिस लंदन 1881 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें इसको समझाया था। अर्थशास्त्री क्लार्क तथा नाइट ने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण प्रतियोगिता मॉडल, जो कि आज प्रचलन में है, उसको नए रूप में प्रस्तुत किया, उसका नवीनीकरण करा। क्लार्क ने अपने प्रकाशन जो हुआ उनका 1899 में उसकी व्याख्या करी, और नाइट ने जो प्रकाशन हुआ उनका 1921 में इसका प्रकाशन किया। यहीं से फर्म के सिद्धांत विषय में नया मोड़ आया। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं फर्म के व्यवहार को समझने में अनुचित रही। अन्य अर्थशास्त्री श्रेफा अपने प्रकाशन द लॉ ऑफ रिटर्न अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन इकोनॉमिक जर्नल 1926 में एक नया मोड़ आया। उसमें उन्होंने उत्पत्ति के नियम को पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में समझाया। इसके थोड़े दिनों बाद ही अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन ने अपने प्रकाशन द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैकमिलन लंदन 1933 ने अपूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धांत तथा अर्थशास्त्री चैम्बरलिन ने अपने प्रकाशन द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1933 ने मोनोपोलिस्टिक प्रतियोगिता विश्लेषण की व्याख्या करी। ये दोनों ही सिद्धांत औद्योगिक अर्थशास्त्र के नए आयामों को खोलने में मददगार रहे। खासतौर से चैम्बरलिन का जो कंट्रीब्यूशन था, उसने एक जो है वो बहुत सारे औद्योगिक अर्थशास्त्र के नए जो पहलू थे उनका अध्ययन करने में या उनका निष्कर्ष निकालने में या उनका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसके बाद डियोपोली, ओलियोपोली, अल्पाधिकार, उत्पादन विविधता, विज्ञापन, अनुसंधान में विकास, मूल नीति, इन विषयों का धीरे धीरे विकास हुआ, इन बाजारों का विकास हुआ। फर्म का स्वतंत्र सिद्धांत, गेम थ्योरी विकसित करने का श्रेय जो है वो अर्थशास्त्री वॉन न्यूमन तथा मॉर्गन स्ट्रेन को था, और प्रकाशन जिसमें उन्होंने किया इसका द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, यूनिवर्सिटी प्रेस 1947। डिडक्टिव अप्रोच की वैकल्पिक विधि एडम स्मिथ के समय से ही प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि इस विधि से फर्म के आर्थिक व्यवहारों का सही विश्लेषण नहीं हो पा रहा था। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब यह है जो कि जिसका आकलन किया जाता, जिसका मूल्यांकन किया जाता, जिसको लॉजिकल तरीके से प्रूव किया जाता था, लेकिन फर्म के आर्थिक व्यवहार का सही मूल्यांकन एडम स्मिथ के समय से ही यह समस्या आ रही थी कि नहीं हो पा रहा था, जिसको धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा। और इसके कारण हिस्टोरिकल जो स्कूल है, जो विभिन्न जो अर्थशास्त्री जिसमें थे, ये उन्होंने केस स्टडी तथा अनुभव के आधार पर इंडक्टिव अप्रोच विकसित की, जिसमें कि औद्योगिक वातावरण के विभिन्न आयामों, जिसमें विविधता, मर्जर, इनोवेशन, विनियोजन, रोजगार, मूल नीति, वितरण, लाभ, विज्ञापन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने लगे। अर्थशास्त्री जेसी एलन ने अपने लेखन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन लंदन 1933 में औद्योगिक अर्थशास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार अर्थशास्त्री पीएस फ्लोरेंस लंदन ने औद्योगिक ढांचे के कार्य को अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान और अन्य विषयों जैसे सांख्यिकीय और साइकोलॉजी से जोड़कर अधिक तार्किक तरीके से अपने लेखन में इसे समझाया। इसी प्रकार अर्थशास्त्री पेरले तथा मीन्स ने अपने लेखन में आधुनिक निगमों में स्वामित्व एवं प्रबंधन को अलग अलग करके समझाया। अर्थशास्त्री मैसन ने अपने लेखन में बड़े निगमों के लिए उत्पादन एवं कीमत नीति को समझाया। सबसे बड़ा योगदान रहा पीडब्ल्यूएस एंड्रॉइड्स का, जिन्होंने कि पहली बार अपने लेखन में औद्योगिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। 1950 से 1960 के बीच औद्योगिक अर्थशास्त्र में बहुत विकास हुआ। 1952 में द जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स प्रारंभ हुई। अर्थशास्त्री ब्रेन ने अपने लेखन में औद्योगिक विश्लेषण के लिए औद्योगिक संगठन ढांचे को नए रूप में प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्री रॉबिन मैरेंस ने अपने औद्योगिक विश्लेषण में आधुनिक निगमों के लिए प्रबंधकों के व्यवहार एवं उनकी भूमिका को स्पष्ट किया। उनके इस कार्य को अर्थशास्त्री गैल्ब्रेथ ने विस्तार देकर एक नए ढांचे टेक्नो स्ट्रक्चर विकसित किया। अर्थशास्त्री स्टिगलर ने अल्पाधिकार के ढांचे का विश्लेषण समझाया। सैद्धांतिक तथा अनुभाविक अध्ययन जारी रहा। इंडक्टिव तथा डिडक्टिव अध्ययन चलता रहा। अर्थशास्त्री जैसे मार्शल तथा उनके सहयोगी
ने दोनों तरीके से उद्योग और फर्म के आर्थिक व्यवहार पक्ष को समझाया, यानी डिडक्टिव तथा इंडक्टिव दोनों मेथड से समझाया, जिसका उल्लेख मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी किया है। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अपने लेखन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो 1958 में औद्योगिक अर्थशास्त्र क्षेत्र में उपयोगी कार्य किया। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक अर्थशास्त्र के इतिहास में नए विषय जुड़ते चले गए और वर्तमान में भी नए विषय जुड़ रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि जो विभिन्न जो अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने औद्योगिक अर्थशास्त्र के विकास में किस प्रकार से अपनी अपनी भूमिका निभाई और वर्तमान में जिस रूप में अपने सामने औद्योगिक अर्थशास्त्र है, उनमें उनका क्या योगदान रहा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।